इलेक्शंस होने हैं, 30 अप्रैल की डेट है, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आज या कल अपना शेड्यूल जारी करते हैं। इसमें सबसे पहले अहम बात ये होगी कि हमने कागजात नामजदगी की वसूली की तारीख मुकर्रर की जाएगी, स्कूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी, विड्रॉल होगी। ये सारा प्रोसीजर होता है कोई 25-26 दिन का। तो आज या कल इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमत को हुक्म जारी करेगा कि आप ये सारा स्टाफ फिल करके दें। आपने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है। पोजीशन तो बहुत वाजे है कि जमात इस्लामी ने वोट भी बहुत ज्यादा लिए हैं, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तो खैर बहुत ज्यादा ही लिए हैं। तो इन लोगों ने अगर हुकूमत के ईमा पर नतीजे तब्दील किए तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए था। 50-52 दिन हो गए मामला लटका हुआ है। जरा मुल्क की मईशत पर बात कर लें, क्योंकि ये कुछ एक रोशन हुई है, ये सूरत हाल थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है कि शायद स्टाफ जो मुआहिदा है IMF के साथ वो जल्दी हो जाएगा, हो भी जाएगा। तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मुल्क की मईशत की? ये इसके सिर्फ IMF से ही, यानी कि मतलब ये कि सिर्फ IMF से ही मुल्क की मईशत पटरी पे नहीं चढ़ती। हुकूमत को अपने कॉल और फेर में भी अमल दरामद करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो समझ नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्या खिचड़ी पकड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अब कोई ऐसी वजह नहीं रह गई है मुल्क में कि अवाम को उनके हक़ राय दही से महरूम किया जाए, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसकी वजह से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है। IMF से मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका है। शायद यही वजह है कि अवाम भी यही समझती है कि अब उनको वोट का हक़, जो उनका बहुत ही बुनियादी हक़ है, वो उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें तो पंजाब और KP, जहां पर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास आज इलेक्शन कमीशन में भी हो रहा है। अब IMF से मुआहिदा भी होना है, इलेक्शंस भी होने हैं, लेकिन उससे पहले सेंसस भी होने हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो बार बार मुतालबा कर रही है आवाम भी और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी यही समझते हैं कि असल जो हल है मुल्क में, जो एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, चाहे वो सियासी हो या फिर मुआशी हो, उसका सिर्फ एक ही हल है और वो हल है इलेक्शंस। तो इलेक्शन से महरूम रखना और हुकूमत का सिर्फ इसलिए कि ये इक़्तिदार रहे, ये कुर्सी रहे, इसलिए तख्ता मश्क बनाना मुल्क को, ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। लेकिन इलेक्शंस होने हैं और ये अनफेयर इलेक्शंस होने हैं, सूबाई असम्बलीज़ में भी होने हैं। तो उस सारी सूरत हाल में, वो इलेक्शंस में सारी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। ज़ाहिर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास, जिसकी थोड़ी सूरत हाल जो आन लेते हैं पहले अकील अहमद से। जी अकील, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू हो चुका है? इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज 2 इजलास हुए। पहले इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से की गई, जबकि दूसरे इजलास की सदारत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई। जो इलेक्शन कमीशन का पहला इजलास था, उसमें जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाना है, उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद इंतखाबात की जो शेड्यूल है उस हवाले से उसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल का ऐलान करेगा। कागजात नामजदगी और जो दीगर जो उस हवाले से प्रोसेस है उसका बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। जबकि KP में जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुजवज़ा तारीखें जो है उनका तयन किया जाना था, तो उनका भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तयन किया गया। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि गवर्नर की जानिब से खत लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन जो अपनी मुजवज़ा तारीखें हैं वो 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख देगा। और इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि पंजाब और KP में एक दिन ही इंतखाबात कराए जाएं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इन 2 मामलात को देखा गया। जबकि सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इजलास से जो बुलाया गया था, उसमें जो इंतखाबात के हवाले से जो इंतजामी अमूर थे उनका जायजा लिया गया। खास करके जो इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को 25 अरब रुपए की रकम दरकार है वजारत खजाना से, उस हवाले से जो वर्क पेपर था मुकम्मल किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही वजारत खजाना के सेक्रेटरी को खत लिखा जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि फौरी तौर पर वजारत खजाना को खत भी लिखा है। ये चाहता है इलेक्शन कमीशन कि 30 अप्रैल यानी कि एक ही रोज में दोनों सूबों के इलेक्शन हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन होने हैं, 30 अप्रैल की डेट है, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि शायद आज ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए। सेंसस भी हो रहे हैं, ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात भी तमाम पार्टीज़ के मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को?
ये बड़ी अच्छी बात बताई है आपने, बड़ी खुशहाल खबर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आज या कल अपना शेड्यूल जारी करते हैं। और ये शेड्यूल जो होता है ये इलेक्शन का तमाम प्रोसेस होता है, लम्हे दर लम्हे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले अहम बात ये होगी कि हमने कागजात नामजदगी की वसूली की तारीख मुकर्रर की जाएगी, फिर स्कूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी, विड्रॉल होगी। ये सारा प्रोसीजर होता है कोई 25-26 दिन का। और इसके बाद जब आखिरी जब विड्रॉल हो जाएगा उसकी 22 दिन के बाद बैलेट पेपर जो है वो शाया होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत तरीका होता है, लाहेमल होता है। इलेक्शन के पाकिस्तान ने पंजाब की हद तक हमें मालूम हुआ है जी, उसमें तकरीबन 52,800 पोलिंग स्टेशन होंगे, 52,800। उसका जो स्टाफ होगा वो 7 लाख के लगभग। इसी तरह जो रिटर्निंग ऑफिसर तादाद जो है वो 297 है, क्योंकि 297 ही सूबाई असम्बली की सीटें हैं। हर सीट पर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो 297 रिटर्निंग ऑफिसर। और इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे वो आप इसके डबल कर ले, 297 500 के लगभग जो है वो इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। और बड़ी अहम बात यह है 40 जो है 40 जो पंजाब में 40 जिले हैं तो 40 ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। तो ये सारा एक तरीका कार है, बहुत बड़ा एक अमला है, इलेक्शन का अमला है। पोलिंग स्टेशन होंगे, सारे मामला होंगे, तो सारी जो तमाम लाहेमल तैयार करके तो आज या कल इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमत को हुक्म जारी करेगा कि आप ये सारा स्टाफ मुहैया करके दें। और इसके साथ साथ वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए होम मिनिस्ट्री को खत लिखेगा और साथ साथ वो वज़ारत खजाना को हुक्म जारी करेगा आर्टिकल 220 के तहत कि हमें 25 अरब रुपए है वो उसकी एलोकेशन कर दी जाए। ये सारे मामले स्मूथली चलेंगे। बाकी रहा सियासी मामले, नारेबाजी, इल्जामबाजी, ये हर सियासी जमात का अपना राइट होता है, वो अपना करते रहे। लेकिन इलेक्शन कुंवर साहब एक चीज है जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, किसी और बात पर मुत्तफिक हो ना हो, कम अज कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सेंसस होने चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर एक मर्दमशुमारी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर इलेक्शंस होने चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है, ये सारी बात इस तरह से नहीं है। असली ग्राउंड रियलिटी ये है कि ठीक है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में 7वीं जो है मर्दमशुमारी का अमल शुरू कर दिया है 1 मार्च से। इसमें बड़ी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल है, खास तौर पर मैंने पढ़ा है कल बिलावल ज़रदारी का भी। तो ये सारी चलता रहेगा मामला, लेकिन इलेक्शन का जो है मामला नहीं रुकेगा। इलेक्शन पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये पुरानी हल्का बंदी, पुरानी सेंसस के तहत इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर कल को 12 अगस्त वो असम्बली डिसॉल्व होती है कौमी असम्बली, तो वो भी पुरानी हल्का बंदी हो जाएगी। अगर मर्दमशुमारी ना हुई तो मर्दमशुमारी तरीक़ेकार है, चलता रहता है। इसको किसी मामले में आप इसको साथ शामिल ना करें, इलेक्शन तो हो जाएंगे। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कुंवर साहब, वो ये है कि साल में जो 2 इलेक्शंस होते हैं, देखें पहले ही वजारत ख़जाना जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की मईशत की, उसमें बार बार ये बात की गई कि साल में यानी कि एक दफ़ा होंगे इस दोनों सूबों के, फिर बाकी होंगे बाद में साल के आखिर तक बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शंस, तो उससे ख़जाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो उस सूरत हाल में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए बात ये सारी सियासी बातें होती हैं। अच्छा, मसला ये है कि जब आपने 2 सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन मुतफिक हो गए 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने। खैबर पख्तूनख्वा का भी चंद रोज में ऐलान जारी हो जाएगा, वो भी गवर्नर साहब चंद रोज ऐलान जारी कर देंगे। इन दोनों सूबे में तो इंतखाबात 15 मई से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है वो होगा जाके 12 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व होगी, तो नवंबर 2023 में जाके इलेक्शन वो भी हो जाएंगे। मर्दमशुमारी का 7वीं जो मर्दमशुमारी उसका सिलसिला चलता रहेगा। हमारा आइन का जो आर्टिकल 51 है, ये हमारे वकला या पैनलिस्ट या हमारे एंकर को तो पढ़ने की ज़हमत नहीं होती, वो तो चलते हैं अपने प्रोड्यूसर पर। उसमें आर्टिकल 51 पढ़े
तो आर्टिकल 151 का जो सर आप मुझे नहीं पता आप किन एंकर्स की बात कर रहे हैं, कौन पढ़ के नहीं बैठते हैं आर्टिकल्स और कौन आपको सही मालूमात पहुंचाते नहीं होंगे। कुंवर साहब, हमारे पास सारी सही मालूमात होती हैं और हम मालूमात लेकर बैठ के आपसे सवाल करते हैं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कुंवर दिलशाद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि सब सियासी बातें होती हैं, लेकिन ये सब मुमकिन है एक ही साल में कि दोनों सूबे जो कि सूबाई असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं उनके इलेक्शन होंगे, फिर बाद में कौमी असम्बली और बाकी सूबों के इलेक्शन होंगे, और सेंसस का मामला हो रहा है, लेकिन ये पुरानी हल्का बंदियों पर दोनों सूबाई असम्बलीज के इलेक्शन होंगे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ केसेस पर बात करेंगे, चाहे वो ममनुआ फंडिंग केस हो या फिर तोशाखाना। ममनुआ फंडिंग पर तो अभी आपने देखा भी कि जमान पार्क में जो नैब की 2 रुकनी टीम थी वो पहुंची और नोटिस जो था वो वसूल करवाया। और तोशाखाना में आज क्या हुआ है कि इमरान खान की जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है। और राना सना ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसके लिए इमरान खान को अदालत में पेश होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होंगे तो उनको पेश किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं और सारे आप केसेस भी देख रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना हो या ममनुआ फंडिंग, राना सना ये कहते हैं कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उनको तो पेश होना पड़ेगा। जब अदालत बुला रही है तो वो पेश हो। अच्छा जी अजहर साहब। हेलो जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? अजहर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि राना सना ये कह रहे हैं कि अदालत बुला रही है इमरान खान को, वो पेश नहीं होंगे तो फिर उन्हें पेश किया जाएगा, हमें कोई शौक नहीं है गिरफ्तार करने का। अच्छा, पहली बात तो सही है, राना सनाउल्लाह ने वैसे आपको पता है वकालत की हुई है, LLB की डिग्री है जी। वो कानून आना चाहिए ना वजीर कानून को। अगर वजीर कानून को कानून नहीं आता तो बता कर क्या सिखाया उनको। बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जहां तक ये केस है तोशाखाना वाला, तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो तो वजीर दाखिला है ना, वो तो वजीर दाखिला की हैसियत से बात कर रहे हैं। वजीर दाखिला ही सही जी, पंजाब में वजीर कानून थे ये तो पुरानी बात कानून तो पता होना चाहिए कि यानी ये वो हालात नहीं है कि एक आदमी उठता है वो कहता है 4 हफ्ते की मुझे इजाजत दे, मैं प्लेयर्स मेरे डाउन है, मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान, और आज देखे 4 साल हो ले आए उसको पाकिस्तान वापस। और यहाँ क्या है, इमरान खान साहब बीमार थे, टीबिया के 28 फरवरी तक तो डॉक्टरों ने मना किया, या तो बताएंगे 28 फरवरी से पहले वो किसी कोर्ट में गए हों। 28 फरवरी के बाद उन्होंने कोर्ट में जाना था, और जिस डेट को ये बात कर रहे हैं अब 28 फरवरी की, 28 फरवरी को जुडिशल कम्प्लेक्स में 3 हियरिंग थी हाई कोर्ट में, और जहाँ जिस अदालत में पेश हुए वहाँ क्या हुआ है, दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया। वहाँ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया। समझने वाली बातें ये हैं कि वो भागने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि केस ही कोई नहीं है। तोशाखाना वाला केस तो इसलिए कुछ नहीं है कि वो तो गैर कानूनी है, वो तो लिमिटेशन को हिट करता है, और आपको पता है कि उनसे 2 सजाएं दी हुई है, नाहल भी किया हुआ है और आप इस्तगासा भी, और इस्तगासे में भी केस बनता कोई नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। अब आती है बात जो समझने वाली बात है कि इस वक्त वजह क्या है, इतनी असाबों पे सवार है इमरान खान, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये बाहर निकले। सर लेकिन कानूनी मामला बताए ना अजहर साहब, वो तो हुकूमत के असाबों पे सवार है, वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन कानूनी तौर पर कि केस इमरान खान के हक में है, इनके खिलाफ है, क्योंकि आज देखिए ना दरख्वास्त दायर की थी वो खारिज कर दी गई है। अच्छा वो देखिए, मैं बताऊं, मैं फिर करता चलूं, वो नॉन अवेलेबल वारंट कह रही है कि अदालत में आकर पेश। अब इसके अलावा समन के अलावा कोई नहीं है। सेक्शन 75 की है, और सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब यहाँ बड़ी सिंपल सी बात जो समझने वाली है वो हाजिरी की है। अब हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक SP तो एक DSP, इस्लामाबाद से इतनी पुलिस निकल के संडे वाले दिन जाएगी, क्यों संडे वाले दिन गई है? समझने वाली बात है ना कि इनके पीछे शरारत है। वो शरारत ये है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को तंग किया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और दूसरी जहां तक बात है तो वहाँ जिस अदालत में ले जाना चाहते थे वहाँ तो पिछड़ी के अंदर तो इतना अनसेव है, काम आदमी जा रहे, कितने हमले वहां तक हो चुके हैं, और वो एक लीडर, और ये इस बात की क्या छोटी है, जैसे मैंने बताया वो कल पेश होने जाएंगे, लोगों को कैसे रोकेंगे? लोग लेके अगर लोग साथ पहुंचे तो एक दहशतगर्दी का एक और पर्चा आ जाएगा, फिर कहा जाएगा इस पर्चे में पेश नहीं हुए। लाहौर हाईकोर्ट में यही बात हुई ना, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी
हमने प्रोटेक्टिव बेलें अगर दाखिल की और हमने उसकी सस्पेंशन के हवाले से दाखिल की, तो अगर हम लाहौर निकाल के ले आते तो कल लाहौर हाईकोर्ट में पर्चा हो जाना था। यानी बजाय ये कि चीजें कम होने के लिए इनको खुद चाहिए कि ये सारा मामला जितना भी है ना, ये यानी इस पे जरूरी नहीं है कि मैं वहीं के वहीं अदालत में हूँ। मैं तो गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सारे के सारे केसेस लाहौर में किसी एक अदालत में शिफ्ट कर दें, सारे ही शिफ्ट कर दें। एक एक केस अटेंड किया जाएगा और एक एक भी आएगी, बजाय ये कि लाहौर भी जाएं, इस्लामाबाद भी जाएं। और दूसरी जो बात, बड़ी सिंपल सी बात है कि इन सब प्रोसेस को समझने की बात है कि किसने कहा कि इमरान खान कानून से भाग रहा है? बिल्कुल नहीं भाग रहा। अच्छा, कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ से रुजू करेंगे तो इमरान खान साहब यहाँ पेश नहीं होंगे? देखिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जितने केसेस इनके इस्लामाबाद में हैं या बाकी कराची में हैं या किसी और जगहों के ऊपर है, सारे के सारे लाहौर शिफ्ट कर दीजिए। और वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट सब और इमरान खान साहब लिख चुके हैं, सिक्योरिटी के हवाले से लिख चुके हैं। और यहाँ इन चीजों को सामने रखकर अगर इस एंगल से सोचा जाए और ये सारा मामला जो है ना वो लाहौर अगर ले आए, लाहौर की किसी एक अदालत में आ जाए, उस अदालत में बल्कि उसको, और उसका हाल तो ये भी हो सकता है कि हम उधर अपना जमान पाक के अंदर कोई जगह ले देते हैं, तो ऐसी कोई दरख्वास्त दायर करने का सोचा जा रहा है अजहर साहब? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाएगी, क्रिमिनल रिवीजन दायर की जाएगी और क्रिमिनल रिवीजन में जो ऑर्डर है वो सेशन जज साहब का वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि वो सिर्फ आप यानी वो जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन ये है कि 28 वाले दिन इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी आए, हाई कोर्ट भी आए और वहाँ दो पर्चे और एक तमगे के तौर पर दे दिए गए, तो वहाँ उन्हें पेश होने से कोई भागने वाली बात नहीं है। बिल्कुल फारग केसेस हैं, केस चलने वाले नहीं है, केस 2 हेयरिंग के अंदर वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और फिर क्या ये जो गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, जो हुकूमत ने कल भी कोशिश की, ये हो सकती है क्या? देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। कि यानी उनकी तो कोशिश ये है, मरियम क्या कहती है, जरा मरियम के अल्फाज जो है वो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद, मुझे जरा समझाइएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है? मुराद ये है कि इमरान खान को नाअहल करो, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे करके जेलों में डालो, इमरान खान खिलाफ करप्शन के केस करके सजाएं दो। तो आपको रोका है किसी ने, अगर करप्शन की होगी तो अदालत में लेकर जाए, सिर्फ खाली कह के जनाब के नाअहल कर दे, वो नाअहल कैसे हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। आपने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है वो ना आइन में कुछ आर्टिकल 10 में आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस आ गया, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है। आप कोई कानून के मुताबिक तो काम करें, जब कानून के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या बात रहेगी? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ना ही नाअहल किया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे इस सेगमेंट में, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो नतीजा है 215 की नशस्तों का वो जारी किया, जिसमें अब जो बन रही है सूरत हाल वो कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी के 84 और जमात इस्लामी के 82 हैं। अब उसमें 2 नशस्तों की दोनों को बढ़तरी हासिल हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि 20 नशस्तों के अभी तक नताइज कुछ वजूहात की बिना पर जारी नहीं किए गए हैं। हाफिज नईम साहब हमारे अमीर कराची जमात इस्लामी, उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, आपने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है। ये 20 नशस्तों के जो रिजल्ट्स रोके गए हैं और ये कहा गया है कि कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, और जो अब पोजीशन बन रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, पोजीशन तो बहुत वाजे है कि जमात इस्लामी ने वोट भी बहुत ज्यादा लिए हैं, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तो खैर वो ज्यादा ही लिए हैं और सीटें भी उसकी ज्यादा हैं। अगर चेके हल्का बंदियों में अगर उन्होंने 3 सीटें जीती हैं तो हमने 1 सीट जीती है, वो दोनों के वोट बराबर हैं। अगर वो 3 सीटें जीत कर 10-10 हज़ार की 3 सीटें हैं तो हमारी 45,000 40,000 वोट वाली 1 सीट है। लेकिन चलो उसको छोड़ दें, उसके बावजूद भी ज्यादा है। अब मसला ये हुआ कि नतीजे बदलना शुरू कर दिए।
अब नतीजे अगर बदले जा रहे हैं और आरओ और डीआरओ जो कि ब्यूरोक्रेसी से हैं, डीआरओ होते हैं तो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं और आरओ हैं जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर है ज्यादातर, तो इन लोगों ने अगर हुकूमत के ईमा पर नतीजे तब्दील किए तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए था। 6 यूसीओ को उन्होंने नोटिस लिया, हमने बड़ा शुक्र किया कि चलो यार अब इस पर इंसाफ हो जाएगा क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत थी हमारे वोटों की, लेकिन अभी तक 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 50-52 दिन हो गए, मामला लटका हुआ है। फिर उसके बाद रिकाउंटिंग में हमारे जो है सीटें ली जाने लगी। अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जो रिकाउंटिंग में इंतहाई धांधली के साथ पीपल्स पार्टी ने जीती है। ऐसा लगता है कि वो जो उनकी अना है कि चनेसर वोट तो जीतना ही जीतना है, इसलिए कि वो जाहिर सईद गनी साहब की अना का मसला है कि वो जीतना पड़ेगा उन्हें, और चाहे वो धांधली से जीते हैं, रिकाउंटिंग में फॉर्म 12 ना दिखाएं, डबल स्टैम्प करके वोट जाया कर दें, तो उन्होंने 1 सीट पीटीआई की और 1 सीट जमात इस्लामी की जो है वो छीन ली है इस तरह, और जबरदस्ती अपनी अक्सरियत बनाने की कोशिश की है। वो हम गए हुए कोर्ट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आ जाइए आप नई कराची की सीट के साथ उन्होंने यही किया। फिर उसके बाद आ जाइए इन्होंने और 2-4 सीटों पे इसी तरह से किया, और अभी शाह लतीफ में और यहाँ पर गुलशन कसूरा की एक युक्ति के साथ तो ये किया कि फटे हुए थैले निकल रहे हैं। डबल बैलेट, यानी हमारे ही सिर्फ जमात इस्लामी के बैलेट पेपर पर डबल स्टैम्प कर दी, और एक जगह तो स्टैम्प भी दूसरी है, लेकिन उसको भी आरओ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आरओ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी का काम कर रहा है। सबको लाकर यहाँ पर तैनात कर दिया है पीपल्स पार्टी ने, और जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं। इसलिए हम एतराज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रहा, और 11 यूसीओ का इंतखाब क्यों नहीं करा रहा। 2 महीने गुजर गए। ये तो वाज़ेह बात है कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है ये इंतखाब डिले हो, और इलेक्शन कमीशन भी चाहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों एक पेज पर हैं, और जमात इस्लामी की उस दिन का हदफ ये है वजह जिसकी वजह से हम कह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में आप लोग गए हुए हैं, 20 नशिस्तों के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, उसमें भी धांधली पहले हो चुकी है, अब आप लोग क्या करेंगे? ये देखें, हम तो सारे कानूनी जराए इस्तेमाल करेंगे। हम अभी भी इलेक्शन कमीशन को ये मौका दे रहे हैं कि भाई आप रिजल्ट सही करें। अगर वो गलत करेंगे हम तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमने तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है। जब वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर 11 यूसीओ का इंतखाब अनाउंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो मुराद अली शाह साहब या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, उनके कोई मतलब असिस्टेंट हैं या क्या है, कि चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि 11 यूसीओ पे इंतखाब नहीं हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाहिर करना पड़ेगा ना। मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ठीक है ये बात कही थी, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम फैसला कर देंगे जल्द, क्यों नहीं किया? तो इसलिए हम अगर कहते हैं तो किसी वजह से कहते हैं, हम जबरदस्ती किसी पर तो अभी भी आपका ये मुतालबा है कि इसको जरा देख लें इलेक्शन कमीशन से। आप बार बार ये कह रहे हैं कानूनी भी मामला देखा जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। थैंक यू सो मच हाफिज नईम रहमान सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा मुल्क की मईशत पर बात कर लें, क्योंकि ये कुछ एक रोशन हुई है ये सूरत हाल, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है कि शायद स्टाफ जो मुआहिदा है IMF के साथ वो जल्दी हो जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे माशियात हैं, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल साहब, छोटा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, हो भी जाएगा तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मुल्क की मईशत की? फायदा तो 29 अगस्त को भी मिस्टर इस्माइल ने किया था, उसके बाद जो है हमने देखा कि मईशत संभल नहीं सकी। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के अल्फाज होता है। ये इसके सिर्फ IMF से ही, यानी कि मतलब ये कि सिर्फ IMF से ही मुल्क की मईशत जो है पटरी पे नहीं चढ़ती। हुकूमत को अपने कॉल और फेर में भी अमल दरामद करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है पॉलिसी साजी और प्लान बनाना पड़ता है। तो फिलहाल तो वो तमाम चीजें मिसिंग है। और दूसरा भी IMF का आज भी देखे दिन गुजर गया, 9 फरवरी गुजरे हुए 1 महीना होने वाला है, आज 6 मार्च हो गई है। तो कितना वक्त तो लगता नहीं है, ये क्या समझ नहीं आ रहा कि हुआ हुआ है, बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है। क्या IMF को भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो शराइत पे शराइत तो लगा रहा है, लेकिन मुआहिदा अभी भी नहीं है, ऐसे ही है? पता नहीं ट्रस्ट डेफिसिट कह लें या वो जो है जो सामने नेगोशिएट कर रही है टीम, उनकी नाअहलियत है कि वो उनको जो है समझा नहीं पा रही। सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्या खिचड़ी पकड़ी है। अभी रॉयटर्स का बयान आया है, उसमें कहा है कि IMF की जो रेजिडेंट है चीफ एस्टर, उन्होंने डिमांड की है कि जब तक पाकिस्तान दोस्त ममालिक से एश्योरेंस नहीं दिलाएगा कि उनको रकम मिल रही है, उस वक्त तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। अब हुकूमत को इस पे मौका देना चाहिए।
और ज़ाहिर दोस्त ममालिक भी ये शर्त डाल चुके हैं कि IMF से मुआहदा जब तक नहीं होता हम भी मदद नहीं करेंगे। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, देखना ही होगा कि हुकूमत इसको संभाल भी पाती है नहीं संभाल पाती। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मौजूद थे मुजम्मिल असलम साहब। अब देखना ये है कि कब तक स्टाफ लेवल मुआहदा जो है IMF से होता है तो क्या सिचुएशन होती है, हुकूमत संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती है। जिद और अना की भीड़ को मुल्क की मईशत को ऐसे ही चढ़ाता रहने दिया जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।